हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए सीटेट जूनियर लेवल यानी कि पेपर सेकंड का एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेकर आया हूँ। और दोस्तों, आज इस प्रैक्टिस सेट में सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट जो है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि सामाजिक अध्ययन के पार्ट में किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट होता है वो भाग 2 में पूछा जाता है और सामाजिक अध्ययन से संबंधित दोस्तों 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 31 नंबर से जो है वो सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न है, दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 12 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित हैं। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? आपके ऑप्शन है 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 30 मिनट का या 1 घंटे का। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है और ये संख्या जो है यहाँ पर 15 डिग्री से ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर इसे हल करने का आपको तरीका बता देता हूँ। यानी जो ग्रीनविच रेखा जो है वो 0 डिग्री जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है? आपकी देशांतर रेखा होती है 0 डिग्री। अब यहाँ पर दे रखा है कि 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? दोनों शहरों का डिफरेंस जो हो गया वो आपका 30 डिग्री डिफरेंस हो गया, क्योंकि जो ग्रीनविच रेखा जो है दोस्तों ये इसके 15 डिग्री पश्चिम साइड और 15 डिग्री पूर्व साइड, तो दोनों शहरों का डिफरेंस जो हो गया वो 30 डिग्री हो गया। और एक देशांतर को पार करने में दोस्तों 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इसे गुणा कर देंगे, 4 तियां 12 यानी 120 मिनट लगेंगे। और 120 मिनट कितने बन जाती हैं दोस्तों? 2 घंटे बन जाएंगे। यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है राइट के साथ चला जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम वेतन अधिनियम। आपके ऑप्शन है, नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन आपका 4 के साथ चला जाएगा। यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। यानी निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 17। सही ऑप्शन का दोस्तों आपको यहां पर चयन करना है। तो 33 नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अस्पृश्यता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 17 में किया गया है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? आपके ऑप्शन है ताराबाई शिंदे, राज सुंदरी देवी, पंडिता रामाबाई या बेगम रुकैया। 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपका चला जाएगा ताराबाई शिंदे के साथ। यानी ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? आपका ऑप्शन है जनसंख्या को शिक्षित करने के लिए, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए, संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चुनाव करना है दोस्तों। तो 35 का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न है,
19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? आपके ऑप्शन है भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद के लिए बड़ा बाजार बन गया। अगला है भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए। 4 ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। 36 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद के लिए बड़ा बाजार बन गया। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? आपके ऑप्शन है स्थायी समझौता, पट्टीदारी समझौता, रैयतवाड़ी समझौता, महालवाड़ी समझौता। 4 ऑप्शन दो रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है। तो 37 नंबर प्रश्न का जो आंसर चला जाएगा दोस्तों वो स्थायी समझौते के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? फैजाबाद जो दोस्तों, अगला है इलाहाबाद, कानपुर या लखनऊ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है इसका। तो बेगम हजरत महल ने दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किया वो उन्होंने लखनऊ से किया था, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? आपका ऑप्शन है 1861 का अधिनियम, 1868 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम या 1858 का अधिनियम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो 1858 का अधिनियम चला जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? आपका ऑप्शन है पानी लाने वाले, अनिवार्य सेना के सदस्य, बलात मजदूर, बागान में काम करने वाले मजदूर। 4 ऑप्शन है दोस्तों। अब पाइक किसे कहते हैं असम में पाइक, तो वो आपको इनमें से चूज करना है। तो 40% का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो अनिवार्य सेना के सदस्य के रूप में चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, मणिग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? आपका ऑप्शन है चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां, ब्राह्मणों को ब्राह्मदे के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव, चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है इसका। तो 41 नंबर का जो प्रश्न है उसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा आपका दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ जो है वो मणिग्राम और नानदेसी कहलाते थे, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? आपका ऑप्शन है जाति, लिंग, गरीबी या धर्म। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन इसमें से आपको बताना है, यानी भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो वो है दोस्तों गरीबी है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहां पर 43 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है, न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को नष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 44 नंबर प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार यानी संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? आपके ऑप्शन है पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। अगला है आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता।
परिवार के केवल पुत्रों अथवा पुरुष सदस्यों को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। केवल पत्नी को अपने दिवंगत पति की संपत्ति में उत्तराधिकार है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो 44 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 क्या कहता है, पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न है, नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण यानी साक्ष्य पाए जाते हैं। तो यहाँ पर स्थान का नाम और इधर वर्तमान राज्य है, और आपको इन्हें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सुमेलित करना है, सही जोड़ा बताना है। आपका उपर्युक्त दोनों कॉलमों के सही जोड़े हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आपको उनमें से बताना है इनके सही जोड़े कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप मैच कर लेते हैं। यहाँ पर पहले ए नंबर पे चिरांद है, तो ये स्थान का नाम है, लेकिन वर्तमान राज्य जो अब कहलाता है दोस्तों, वो आपका कहलाता है ये बिहार राज्य कहलाता है। तो पहला ए जो है वो 4th वाले से मिल जाएगा। कोल्डी हवा, तो ये उत्तर प्रदेश के साथ चला जाएगा, यानी बी जो है वो 2nd के साथ चला जाएगा। बुर्ज होम जो है वो आपका जम्मू कश्मीर के साथ चला जाएगा, और हालुर जो है वो दोस्तों वो आपका आंध्र प्रदेश के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैच आप देख सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर अब यानी कि पहला 4th में है, तो पहला 4th में दोस्तों इस 3rd ऑप्शन में है, बाकी के आपका मैच कर जाएंगे। तो ऑप्शन 3rd इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का यानी बार नाम आया है, यानी कितनी बार नाम आया है दोनों नदियों का मिलाकर। तो 12 बार, 1 बार, लगभग 1000 या 100 बार। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आपको सही ऑप्शन यहां पर बताना है। तो 46 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों वो आपका चला जाएगा 1 बार, यानी कि ऑप्शन 2nd के साथ चला जाएगा, यानी कि 1 बार जो है इसका नाम आया है। ऑप्शन 2nd इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, आपका ऑप्शन है तंजौर में, उड़ीसा में, कालीकट में या दक्कन में। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है दोस्तों वो तंजौर में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई, उमर खय्याम, फिरदौसी, शेख सादी या कौंडिल। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है इसका भी। तो शाहनामा जो है दोस्तों वो फिरदौसी द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन 2nd इज राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड विलियम बेंटिंग विलय नीति, लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा का अंत, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली। सही युग्म को आपको यहाँ पर उसका चुनाव करना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके दे रखे हैं दोस्तों। तो इसका जो सही युग्म है दोस्तों वो आपका है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त नीति का बनाई थी दोस्तों। तो ऑप्शन आपका चला जाएगा फर्स्ट के साथ चला जाएगा यहाँ पर। 50 नंबर प्रश्न है, मार्को पोलो कौन था, अन्वेषक, वैज्ञानिक, लेखक या प्रकाशक। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो ये दोस्तों अन्वेषक था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। आपका ऑप्शन है द ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट, द यंग इंडिया। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो प्रथम भारतीय समाचार पत्र दोस्तों बंगाल गजट था। ऑप्शन 3rd इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, लंदन में या दुबई में। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण दोस्तों लंदन में हुआ था, यानी कि ऑप्शन 3rd इज राइट आंसर। 53 नंबर प्रश्न है, अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया। आपका ऑप्शन है 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, 7 अगस्त 1944 को या 15 अगस्त 1943 को।
तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। तो पहला ऑप्शन है 6 अगस्त 1945। तो ये नागासाकी पर नहीं गिराया था। 6 अगस्त को कहाँ गिराया था? ये हिरोशिमा पर गिराया था, हिरोशिमा। और उस जो परमाणु बम गिराया था दोस्तों, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। आपको ये भी याद रखना, उसका नाम था आपका लिटिल बॉय। लिटिल बॉय उसका नाम था। एक तो ये बात हो गई। और इसमें पूछा नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया था? तो दोस्तों 9 अगस्त 1945 में जो गिराया था वो नागासाकी पर ही गिराया था। तो यहाँ शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ नागासाकी पर, यानी ऑप्शन जो है इसका सेकंड जो है वो राइट आंसर चला जाएगा। और पूछ लेता है कि वो जो परमाणु बम गिराया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था दोस्तों फैट मैन। उसका नाम था फैट मैन। और ये जो है दोस्तों, ये पहले वाले से भी यानी कि खतरनाक बम था, उससे ज़्यादा पावर का था, यानी लिटिल बॉय से ज़्यादा पावर का था। तो नागासाकी में कब गिराया था दोस्तों? 9 अगस्त 1945 को गिराया था। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1960, 1961, 1962 या 1963? 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना 1962 में की गई थी दोस्तों। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 55 नंबर प्रश्न है, बाल कल्याण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था है ILO, WHO, यूनिसेफ या FAO? 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 55 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर चला जाएगा वो यूनिसेफ के साथ चला जाएगा। ऑप्शन थर्ड जो है इस राइट आंसर, यानी बाल कल्याण से संबंधित जो संस्था है दोस्तों वो यूनिसेफ है। और WHO दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधित है ये। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा यूनिसेफ के साथ चला जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षिण यानी सार्क का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, भूटान। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो म्यांमार जो है दोस्तों वो सार्क का सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है दोस्तों इसका भी। तो यहां पर जो ये दोस्तों जो नदियां दे रखी हैं यहाँ पर, तो इन नदियों में सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी गोदावरी नदी हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है ये भारत की अगर सबसे लंबी नदी पूछ लेता है तो वो गंगा नदी हो जाती है, लेकिन भारत की दूसरी अगर सबसे लंबी नदी पूछता है तो वो आपकी गोदावरी नदी हो जाती है। और यहाँ पर गंगा नदी तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो गोदावरी है, तो गोदावरी के साथ आपका आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन है चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल, अपसादन की दर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 58% का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, पृथ्वी का आकर्षण बल के साथ चला जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 59 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपका ऑप्शन है अपनत घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का या अभिनत घाटी का। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है दोस्तों। तो ये जो है आपका रिफ्ट घाटी का जो है उदाहरण है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 60 नंबर प्रश्न है, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, हवाई द्वीप में, चिली में, फिलीपींस में। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों आपका यहां पर। तो 60वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, मेयान ज्वालामुखी जो है वो फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन 4 के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक माइका यानी मेखला पाई जाती है? आपका ऑप्शन है बालाघाट और छिंदवाड़ा में, उदयपुर, अजमेर और अलवर में,
हजारीबाग, गया और मुंगेर में, सलेम, धर्मपुरी और धर्मपुरी में। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चयन करना है सही ऑप्शन का। तो 61 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका चला जाएगा हजारीबाग, गया और मुंगेर के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 62 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रत मैदान में प्रभावित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ब्रिक फील्डर, ब्लैक रोलर, सिरेको या मिस्ट्रॉल। सही ऑप्शन दोस्तों आपको बताना है इसका। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका ब्लैक रोलर के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। आपका ऑप्शन है लंदन टेम्स, पेरिस डेव्यून, न्यूयॉर्क हडसन और दिल्ली यमुना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, यानी इसमें से जोड़ा इस तरह से पूछा कि कौन सा शहर जो है कौन सी नदी के किनारे है, और वो भी आपको सही बताना है, क्योंकि इसमें से 3 जो है वो आपके गलत है लेकिन एक जोड़ा सही है। यानी कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वो सही जोड़ा यहाँ पर आपको चुनना है। तो सही जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा पेरिस डेव्यून, जो है ये आपका सही में चला जाएगा, यानी ऑप्शन 2 के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं स्पीडोमीटर, बिंडवेन, बैरोमीटर या एनीमोमीटर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो 64 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से नापते हैं उसे आपको कहते हैं एनीमोमीटर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 65 नंबर प्रश्न है, कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है। आपका ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में या वाष्पीय जहाजों में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन यहां पर आपको चयन करना है। तो दोस्तों कोयले का सर्वाधिक उपभोग जो होता है वो ऊर्जा उत्पादन में होता है, यानी कि ऑप्शन 65 का जो है ऑप्शन 1 राइट के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, बेलाडीला खदान जानी जाती है सोना के लिए, अभ्रक, लोएस या हीरा के लिए। सही ऑप्शन का यहां पर दोस्तों आपको चयन करना है, तो ये चला जाएगा आपका ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा, लोएस के साथ चला जाएगा। 67 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर निम्न कूटों में सही उत्तर का चयन करें। यानी सूची 1 में वित्त आयोग और सूची 2 में क्या है वो अनुच्छेद दे रखे हैं। तो सूची 1 में वित्त आयोग, वित्तीय आपातकालीन स्थिति, राज्यसभा या संवैधानिक संशोधन। तो यहां पर देख लेते हैं दोस्तों कौन सा किससे मैच यहां पर कर रहा है। तो आइए दोस्तों यहां पर देख लेते हैं, ए नंबर जो है वित्त आयोग का जो संबंध होता है दोस्तों वो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 280 के साथ चला जाएगा। और वित्तीय आपातकालीन दोस्तों कहाँ होता है, ये 300 अनुच्छेद 360 के अंतर्गत चला जाएगा। यानी 52 जो आपातकालीन जो लगता है दोस्तों 52, 352, 356 और 360, लेकिन यह वित्तीय वाला पूछा है तो वित्तीय जो है वो आपका चला जाएगा अनुच्छेद 3 के साथ, 360 के साथ। और राज्यसभा में का जो अनुच्छेद हो जाएगा वो आपका 312 हो जाएगा। और संवैधानिक संशोधन जो होता है दोस्तों वो आपका अनुच्छेद 368 के साथ चला जाएगा। और ये 368 जो है ये संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया जो है दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, आपको ये भी याद रखना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आपका ऑप्शन है अरुण जेटली, अरविंद पनगड़िया, पी चिदम्बरम, डॉक्टर राजीव कुमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर राजीव कुमार के साथ चला जाता है दोस्तों। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो दोस्तों त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जो सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है, इसमें पूछा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो मणिपुर की नहीं मिलती है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। आपका ऑप्शन है ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या कोयला। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको इसका बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, सौर ऊर्जा के साथ चला जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 71 नंबर प्रश्न है, 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्यों को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों इसके। आपका ऑप्शन है, विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। एक पत्र तैयार करें और इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि किन भागों में सुधार करने की जरूरत है। अगला है, शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उसमें सामग्री जोड़ें कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। यह अगला, विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों तथा वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 71 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? आपका ऑप्शन है, चार्ट, कहानी बोर्ड, घटनाक्रम या ग्राफ। तो 72 का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो कहानी बोर्ड के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 73 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को, आपका ऑप्शन है, विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इसमें अंतर संबंध रखना चाहिए। दूसरा है, सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्रित करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। थर्ड नंबर है, सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीके को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो 73 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 74 नंबर प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए आपका ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं, विशेषतः भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। अगला आपका ऑप्शन है, क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को लेकर इसलिए उजागर किया जाए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। अगला, पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चयन करना है इसका। तो प्रश्न नंबर जो 74 है दोस्तों, उसका जो राइट आंसर यहां पर आपका चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 75 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है, अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकें। 2 ऑप्शन और पढ़ लेते हैं दोस्तों इसके। टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए।
प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। दोस्तों 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपको दे रखे हैं, सही ऑप्शन यहाँ आपको यहाँ बताना है। तो 75 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों आपका, वो आपका चला जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 76 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे आपका ऑप्शन है विद्यार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके, या विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किया जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके। विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। विद्यार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 77 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे आपका ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके, या 4th ऑप्शन है विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो 77 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपका चला जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 78 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। आपके ऑप्शन है ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं, ऐसा उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री शामिल हो, ऐसी रणनीतियां जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक तथ्य याद रखने में सहायता करती हैं, मानसिक मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 79% यहां पर देख लेते हैं। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होता है, आपके ऑप्शन है आत्म संयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने के योग बनाना, योग्य निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना, स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 80 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की, इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। आपके ऑप्शन है थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीजें बना सकता है, कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है,
अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है, शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा दोस्तों। कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तु में बदलने की दृष्टि रखता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 81 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। यह 4 कथन है दोस्तों, पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। विषय आधारित कार्यों में, यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। उपर्युक्त विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। 4 विकल्प दे रखे हैं दोस्तों, सही विकल्प यहां पर आपको बताना है। तो इसके जो सही विकल्प हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा आपका, एक तो थर्ड वाला हो जाएगा, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका फोर्थ वाला हो जाएगा, कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 82 नंबर प्रश्न है यहां पर आपका, सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है। उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। ये उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है या उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 82 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा। उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धतियों में स्पष्टता की जरूरत है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 83 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका ये समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। आपके ऑप्शन है सर्वेक्षण परियोजना, विषय पर समूह में चर्चा, कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुति करना, निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपको चला जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, सर्वेक्षण परियोजना के साथ चला जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 84 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था। आपका ऑप्शन है विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए, विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए, लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए, या मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। आपका ऑप्शन है विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए, विकलांग बच्चों के विशेष स्कूल में पढ़ने के लिए, लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए, मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो 84 नंबर प्रश्न जो है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चला जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट के साथ, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK बासु दिशा निर्देश गाइडेंस निम्नलिखित में से किसके बारे में है। आपका ऑप्शन है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उससे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके, किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो 85 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा आपका यहाँ पर, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उससे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 86 नंबर प्रश्न है,
सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? आपका ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है, समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 86 नंबर जो प्रश्न है उसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारस्परिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन है विद्यार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना, एक दूसरे के निकट विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है। तो 87 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर विचार करना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। आपके ऑप्शन है कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी यानी शिक्षार्थियों से अपेक्षाएं क्या है। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होनी चाहिए कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा नहीं होगा, अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अभिधार के बारे में। सही ऑप्शन दोस्तों यहां पर आपको बताना है इसका। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 2 प्रश्न और रह गए दोस्तों, इन्हें देख लेते हैं। अंतःसागरीय उच्चावचन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शन है महासागरीय कटक का, महासागरीय गर्त का, महासागरीय तट का या उपर्युक्त सभी का। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चयन करना है। तो 89% जो है उसका जो आंसर चला जाएगा वो उपर्युक्त सभी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों सामाजिक अध्ययन का। महासागरीय द्रोणी के तहत अध्ययन नहीं किया जाता। आपका ऑप्शन है वितलीय मैदान का, समुद्री टीले का, महासागरीय उत्थान का या महाद्वीपीय ढाल का। इसका दोस्तों आपको राइट आंसर यहां पर बताना है। तो अंतिम प्रश्न यानी 90 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, यानी महाद्वीपीय ढाल का। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ABC पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 3 विकल्प दे रखे हैं दोस्तों, सही विकल्प फिर इसमें से आपको चुनना है। पहले कथन पढ़ लेते हैं। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि शरद ऋतु के बारे में लिखा दोस्तों। फिर है इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ये मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। 3 कथन है दोस्तों, इस पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन को यहाँ पर चयन करना है। तो 31 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन आपका 4 के साथ चला जाएगा, यानी कि ABC जो तीनों कथन दे रखे हैं दोस्तों वो तीनों ही सभी कथन जो है शरद ऋतु के संबंध में गलत हो जाएंगे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? आपके ऑप्शन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं तापी, महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है सुंदरवन
डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? तो सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण दोस्तों करती हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी करती हैं। यानी कि उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है दोस्तों भागीरथी के रूप में, और मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये दोनों दोस्तों कहाँ पर आकर मिलती हैं? बांग्लादेश में आके दोनों मिल जाती हैं, तो वहाँ पर ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान कीजिए। पहले देख लेते हैं इसके दो लक्षण। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। दूसरा है बी है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। अब ये कौन सी परत है दोस्तों? आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है या बाह्य मंडल है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो दोनों कथन दे रखे हैं ये मध्यमंडल की बात कही गई है, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है, आतपन का संबंध है। आपके ऑप्शन है वायुदाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। यानी आतपन का संबंध पूछा है, तो 34 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों उसका जो राइट आंसर चला जाएगा आपका, वो चला जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा। यानी आपतन का संबंध जो होता है वो सूर्य ऊर्जा के साथ होता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहां पर देख लेते हैं, शंकुलधारी वन जो होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं? वो नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो ए जो है दोस्तों वो आपका थर्ड के साथ मिल जाएगा। और भूमध्य सागरीय वो जो वनस्पति होती है वो आपका चला जाएगा दोस्तों महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे के साथ, यानी कि बी जो है वो फोर्थ वाले से मिल जाएगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये कौन से होते हैं दोस्तों? दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं, यानी सी जो है आपका थर्ड से मिल जाएगा। और शीतोष्ण सदाबहार वन जो है वो महाद्वीपों का पूर्वी किनारे से मिल जाएगा आपका, यानी डी जो है वो फर्स्ट से मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 का, वो आपका चला जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न यहां पर दे रखा है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। तो पहले कथन देख लेते हैं, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। अगला है, सहारा की गुफाओं में से प्राप्त चित्र नदियां, मगरमच्छ, हाथी, शेर, पशु तथा बकरी दर्शाते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो इसका दोस्तों सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कथन। और सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगरमच्छ, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं, ये भी ठीक हो जाएगा। यानी ये दोनों ही कथन ठीक हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, 37 नंबर प्रश्न है, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो पहले कथन देख लेते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है, तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला है, डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, तो ये दोस्तों है ये डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो ये भी आपका कथन ठीक हो जाएगा। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, तो ये भी ठीक हो जाएगा दोस्तों। यानी डॉल्फिन वहीं पाई जाती है जहाँ जल की जो शुद्धता है वो अच्छी हो, तो वहीं पाई जाती है। ये तीनों ऑप्शन आपके ठीक में चले जाएंगे, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ए, बी, सी तीनों सही हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है? आपके ऑप्शन है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड,
मेथेन और नाइट्रोजन, मेथेन और हाइड्रोजन, मेथेन और हीलियम। तो 38 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चला जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न है, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके यहाँ पर सबसे पहले कथन देख लेते हैं। ए क्या कह रहा है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, सभी का आर्थिक मूल्य नहीं होता, किसी का सामाजिक सांस्कृतिक भी मूल्य भी होते हैं। बी नंबर है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका ठीक हो जाएगा, यानी ए गलत है और बी सही है। देख लेते हैं यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों ए गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। आपके ऑप्शन है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला, ईंधन, बायोगैस, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। यानी परंपरागत पूछा है दोस्तों, तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जो और ईंधन जो है आपके वो परंपरागत स्रोतों के सही समूह में आ जाएंगे यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार का उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। एक तरफ दे रखा है दोस्तों सूची एक में वर्गीकरण का आधार और इधर दे रखे हैं संसाधन के प्रकार। तो यहाँ पर इसे देख लेते हैं किस तरह से पूछा गया है ये। तो पहले इधर है विकास एवं प्रयोग का स्तर, तो ये आपका मिल जाएगा आप दोस्तों ए वाला आपका वास्तविक संभाव से मिल जाएगा, यानी ये आमने सामने ही मिल जाएगा दोस्तों, ए वाला फर्स्ट से मिल जाएगा। और उद्गम जो है ये आपका चला जाएगा, उद्गम के साथ चला जाएगा जैव और अजैव, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सामने ही मैच कर जाएगा। और अगला है वितरण, तो सर्वव्यापक और स्थानिक, ये भी इसके साथ मैच करेगा। और भंडारण नवीकरणीय और अभिनवीकरणीय हो सकता है, तो ये इसके साथ कर जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट जो है वो राइट आंसर में चला जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। आपका कथन देख लेते हैं। कथन है लगभग 12,000 वर्ष पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। तो दोस्तों ये ठीक लग रहा है ऑप्शन लगभग। अगला देख लेते हैं, हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो दोस्तों ये भी ठीक है, और ये जो है ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि घास बढ़ेगी तो ये चीज़ें भी बढ़ेंगी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा। ए एवं बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न है, पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन देख लेते हैं, 4 कथन यहाँ पर दे रखे हैं। वे स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कहीं नहीं पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो दोस्तों जब इसमें से आप सही कथन को देखेंगे तो इसमें से नंबर ए जो है यही सही कथन हो जाएगा। वे स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं वो क्या हुआ, पुरा स्थलों के संदर्भ, उसे पुरा स्थलों के कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां या सोने से बने बर्तन। 4 ऑप्शन इसके भी दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चुनाव करना है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे दोस्तों पत्थर की मोहरें बनाते थे, ये तो ठीक है, और सोने से बने बर्तन, तो आपका ये भी ठीक हो जाएगा, यानी 44 नंबर का जो हो जाएगा दोस्तों ए और डी ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। देख लेते हैं, सेकंड नंबर में ए और डी है तो सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, एक महापाषाण
कब्र में 2 कंकाल के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हमें अनुमान लगाना होगा इनमें से किसकी महिला का कंकाल है या कौन सा पुरुष का कंकाल है, तो हड्डियों की संरचना द्वारा लगाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में लगाएं। तो वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम, गांव में कृषकों का निवास, और डी नंबर पे चरक। अब इसे दोस्तों आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है। तो यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो आ जाएगा आपका, तो दोस्तों इससे जो आरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले वेदों की रचना की शुरुआत आ जाएगा, उसके बाद महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, फिर इनाम, गांव में कृषकों का निवास, और उसके बाद चरक आ जाएंगे, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर में चला जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को हाल के कॉल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी उल्टे क्रम में लगाएं। पहले यहाँ कथन देख लेते हैं, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकामेडु पतन में बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है। तो 47 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, यानी सबसे पहले आरोही क्रम में जब अवरोही क्रम में से लगाएंगे तो सी वाला आ जाएगा अरिकामेडु पतन में बसना, फिर डी आ जाएगा संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, फिर ए दोस्तों आ जाएगा लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, और लास्ट में बी आ जाएगा उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। पहला एक कथन है, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। अगला है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। ए एवं बी दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन 1 है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। बी है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे। सही ऑप्शन यहां पर आपको चयन करना है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी कि ए सही है किंतु बी जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 50 नंबर प्रश्न है, दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। नंबर 1 कथन है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद के आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है दोस्तों। तो 50 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 51 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। विकल्प कथन 1 है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। बी है, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मध्यांतता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो दोस्तों दोनों ही ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा। ए एवं बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2 कथन दे रखे हैं दोस्तों, सही विकल्प का चयन करना है। पढ़ लेते हैं। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। दूसरा, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था।
4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। 53 नंबर प्रश्न है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बी है, बहादुर शाह जफर के 1857 ईस्वी की बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले से स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल गई। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर चला जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और ए ने बी को सुनिश्चित किया है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 54 नंबर प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाओं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। आपके ऑप्शन है, पंडिता रामाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो इसका गलत बताना है दोस्तों। इसमें से आपको 4 में से आपको गलत ऑप्शन का चयन करना। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। आपके ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों तेलंगाना जो है वो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था और ये बाद में 2014 में उससे अलग होकर ये तेलंगाना राज्य बना है। और दोस्तों अगर छत्तीसगढ़ पूछ ले तो छत्तीसगढ़ किससे कट के बना है अलग होके, वो मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ बना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। कथन देख लेते हैं, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो 56 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, यानी कि सही विकल्प हो जाएंगे आपके कथन हो जाएंगे ए और सी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी का उदाहरण नहीं है। आपका ऑप्शन है, स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना। तो इसमें पूछा रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं पूछा है, जिसमें नहीं है। तो 57 का दोस्तों जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, ये रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है। बाकी दोस्तों ये तीनों जो हैं वो एक रूढ़िवादी जेंडरता यानी कि रूढ़िवादी भाव का चित्रण यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। आपके ऑप्शन है, कथन है पहले, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब ये कौन सा हो सकता है दोस्तों। आपका ऑप्शन है अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ऑप्शन है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है।
ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी कि और ए और सी जो हो जाएंगे वो सही विकल्प हो जाएंगे आपके। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 61 नंबर प्रश्न है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुनी जाती है? 5, 6, 4 या 3? तो दोस्तों इजी प्रश्न है, 5 साल के लिए चुनी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, पुलिस थाना प्रभारी का पदनाम क्या है? स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी या होम इंस्पेक्टर? 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 62 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा। स्टेशन हाउस अफसर कहते हैं, पुलिस थाना प्रभारी का पदनाम कहलाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? आपका ऑप्शन है अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। तो 63 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर चला जाएगा आपका वो चला जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार के रूप में चला जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या अटॉर्नी जनरल? 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। तो भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक माना जाता है दोस्तों, न्यायपालिका को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, यानी कि आदिवासी एवं दलित के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जा सकता है? धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, गणतंत्रात्मक या संघवाद? तो 66 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, यानी कि संघवाद के साथ चला जाएगा। 67 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? कथन देख लेते हैं, सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का दोस्तों यहां पर आपको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ए और बी दोनों के रूप में चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 68 नंबर प्रश्न है, नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। आपके ऑप्शन है कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है,
कैसे ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 68 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। कैसे ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। आपके ऑप्शन है, भूतकाल में क्या घटित हुआ ये बताना, भूतकाल में ये कैसे घटित हुआ ये याद रखना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, या अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का यहां पर दोस्तों आपको चयन करना है। तो इतिहास शिक्षण का जो उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यालय परिसर के अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। सही विकल्प का 4 में से आपको चयन करना है दोस्तों, इसमें से कौन से विकल्प जो है सही है। तो 70 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन 2 के साथ चला जाएगा, यानी कि इसमें जो सही विकल्प हो जाएंगे वो ए, बी और डी हो जाएंगे। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। सही विकल्प का चयन करना है। तो 71 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 1 के साथ चला जाएगा, यानी कि ए, बी जो सी जो है दोस्तों ये सही कथन हो जाएंगे इसके। अगला प्रश्न है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। इसमें से जो ये केवल वर्ड आया ये गलत हो जाएगा, ये निगेटिव पॉइंट्स में चला जाएगा, यानी ए और सी सही हो जाएंगे। ऑप्शन 1 जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। आपके ऑप्शन है, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, अधिगमकर्ताओं की सूची को याद रखने का मापन करना, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको चयन करना है। तो 73 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न है, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है, C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलिस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का संविधान, या अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहां पर आपको चयन करना है दोस्तों। तो 74 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 1 के साथ चला जाएगा, C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलिस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है, ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, राज सुंदरी देवी कृत आमार जीवन, रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वपन, सत्यनार कृत मणि मेखले। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहां पर आपको बताना है। तो 75 का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 2 के साथ चला जाएगा, राज सुंदरी देवी कृत आमार जीवन के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में
परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, या मानव विकास। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो 76 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ए बी डी के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। आपके ऑप्शन है चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, या चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनाना। तो 77 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं और फिर उस पर 4 विकल्प है। आपको सही ये कथन पढ़ने के बाद आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो 78 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा, यानी इसमें से ए और सी जो है वो ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे वे उसी तरह कार्यान्वित है जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो आपका चला जाएगा ऑप्शन 2 के साथ चला जाएगा, यानी ए और सी जो है वो इसके सही ऑप्शन विकल्प हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहा है? अनुभवों की तुलना करना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना, कारण और प्रभाव, परिस्थितियों के बारे में परिकल्पना बनाना। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो 80 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परिस्थितियों से अनुमान लगाना, यानी कि ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 50 प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हो चुके हैं, 10 प्रश्न अभी और बकाया है, देख लेते हैं। 81 नंबर है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? आपका ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो 81 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन 2 के साथ चला जाएगा, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का यह है कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। 82 नंबर के दोस्तों 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो 82 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा, मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 83 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करती है, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। सही विकल्प का आपको चयन करना है। 4 विकल्प दे रखे हैं दोस्तों, इसका जो 83 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा आपका वो चला जाएगा ऑप्शन 3 के साथ, यानी ए, बी और सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। सही विकल्प दोस्तों 4 विकल्प दे रखे हैं, सही विकल्प आपको बताना है।
तो 84 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, ए बी सी के साथ चला जाएगा, यानी ए बी और सी के साथ चला जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन या हमारे पृथ्वी के अंदर। सही विकल्प का चयन करना दोस्तों, यहाँ पर 4 विकल्प आपके दे रखे हैं। तो 85 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चला जाएगा, यानी ए बी और सी, यानी ए बी और सी के साथ चला जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। आपके ऑप्शन है, विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना। सही आंसर का यहाँ पर चयन करना है दोस्तों। तो 86 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, यानी ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के साथ चला जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। तो 88 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा, मछली पकड़ने का अधिकार के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? ये लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, ये लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, ये लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, ये लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो 89 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा, ये लोगों की विशिष्टता को स्वीकार करता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अंतिम प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन है, भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत में पहला आम चुनाव वर्ष 1950 ईस्वी में हुआ था। गलत कथन यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका चला जाएगा, ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, भारत में पहला आम चुनाव वर्ष 1950 में हुआ था। ये कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।